हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस क्लासेस पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वीकली करंट अफेयर्स मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, और आज का जो पोर्शन है मैं आपको स्टैटिक कराने जा रहा हूँ। ठीक है, और मेरे 4-5 सोर्स है, तो 4-5 सोर्स से मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो आपको चिंता लेने वाली कोई बात नहीं है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए और डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, बस ये है कि आपका विश्वास, देखिए विश्वास सबसे बड़ी एक बेस होता है। आपको यू विल हैव टू फेथ ऑन मी, सो दैट्स व्हाई आई कैन कंप्लीट यू। ओके, ऑल टुगेदर। ओके डियर, चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्टैटिक जीके मैं यहाँ पे पोर्शन कवर कर रहा हूँ आपसे। हम्म, तो स्टैटिक जीके का रहेगा बिटवीन 26। अच्छा, जो हम स्टैटिक जो पोर्शन कर रहे हैं, एक मिनट थोड़ा। हम्म हम्म हाँ, तो ये जो हम स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहे हैं, ये कहाँ कहाँ तक का है? 26 टू 31 अक्टूबर। सो आपका 26 से आपका 31 अक्टूबर के बीच में जितना भी स्टैटिक पोर्शन आया है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इसी तरीके से 26 से 31 के बीच में जो करंट अफेयर्स में जैसे ऑथर्स, मतलब कि हमने पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर रखा है। जैसे बुक्स एंड ऑथर्स का अलग करेंगे हम लोग, और जितने भी उसमें पार्ट्स आएंगे, जैसे जो एमओयू साइन हुए हैं और बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस है, वो सारे के सारे हम अलग से ही जो है देखेंगे। मतलब मैं आपको वैसे ही कराऊंगा पार्ट बाई पार्ट। ठीक है, तो यू डोंट वरी अबाउट द करंट अफेयर्स, बस आपको फेथ रखना है और जितना मैं आप क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको फोकस करते रहना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक नंबर भी दे रखा है, नंबर में आपको नहीं पता होगा, तो ये नंबर है आपका 86 30 82 71 09। ठीक है, ये नंबर है, आप इस नंबर से जुड़ सकते हैं। और मेरे को आपको बस बोला है सर हमें भी ऐड कर लीजिए, सिंपल बस। ठीक है, आपको एक मैसेज करना है और अपना नाम लिख देना है ताकि मैं आपको नाम से ऐड कर लूँ। ठीक है, एक व्हाट्सअप आपका ग्रुप है, उसमें बच्चों को ऐड किया जाता है और उसमें जो है मैं कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, और हाँ यहाँ पे मैं आपको जो कराऊंगा वो आपका क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे मैं जो आपको कराऊंगा वो क्वेश्चन आपका साथ ही साथ में आपको यहीं पे याद कराते हुए चलूंगा। ठीक है, आपको अब मैं अलग से कुछ भी याद करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम नॉट गिविंग यू एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू टू लर्न दिस टाइप्स ऑफ कंटेंट। आई विल रिमेंबर यू नाउ। मैं आपको यहीं पर जो है याद कराऊंगा और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स रहेंगे, तो उसको आपको जो है देखते चलना है। ठीक है, और कम से कम जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, तो इसको देखने के जो है तुरंत बाद, मतलब कि या फिर शाम को, यानी कि एक दिन में कम से कम 2 बार आपको देखना है, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा बस। उसके बाद आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप एक बार भी अच्छे से देख लेते हैं तो उसी समय क्लियर हो जाएगा सारा, बस दूसरी बार मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कल्चर एंड टूरिज्म। तो कल्चर और टूरिज्म का जो है यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो ये है प्रहलाद सिंह पाटिल। वो कौन है? प्रहलाद सिंह पाटिल। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर एंड टूरिज्म। तो कल्चर और टूरिज्म का यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो वो है प्रहलाद सिंह पाटिल। ठीक है, तो अब देखो, देखिए इसे याद कैसे रखेंगे। कल्चर, अब ये कल्चर के बारे में ज़्यादा ज्ञान किसको था? प्रहलाद। आप सभी जानते हैं, अगर आप हिंदू माइथोलॉजी को बिलोंग करते हैं तो प्रहलाद के बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो प्रहलाद क्या, वो कल्चरल था। ठीक है, वो सांस्कृतिक था, मतलब उसमें गुण थे। तो कल्चरल, अगर कल्चर आएगा तो कल्चर किसके अंदर था? तो आपको क्या ध्यान आएगा? प्रहलाद सिंह, प्रहलाद। ठीक है, केवल प्रहलाद याद रखो कि कल्चर किसके अंदर था? कल्चर था प्रहलाद के अंदर। और प्रहलाद कौन है? तो प्रहलाद से आपका नाम हो जाएगा प्रहलाद सिंह पाटिल। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जो है कल्चर एंड टूरिज्म कौन हो गया? तो प्रहलाद सिंह पाटिल। आई होप आप सभी को याद हो गया होगा, बस आपको ध्यान रखना है कल्चर किससे बिलोंग करता है? प्रहलाद से। तो प्रहलाद से आ जाएगा प्रहलाद सिंह पाटिल। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अच्छा, ये जो प्रहलाद सिंह पाटिल ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं? तो दामोह मध्य प्रदेश से। अब इसको कैसे याद रखेंगे? ये अब देखो, कल्चर किसे बिलोंग करता है? तो आप बताएंगे प्रहलाद। प्रहलाद से आएगा प्रहलाद सिंह पाटिल। और प्रहलाद क्या था? वो जो है मोह नहीं रखता था, क्योंकि वो उससे भक्ति का ज्ञान हो गया था। और जब भक्ति का ज्ञान हो जाता है तो मोह नहीं रहता, तो मोह से आएगा आपका दामोह। दामोह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। अब इसका इसका नहीं बनेगा मध्य प्रदेश, बस सिंपल ये बनाओ कि जो कल्चरल था, कल्चर किसको पता था? कल्चर पता था प्रहलाद को। तो प्रहलाद से आएगा प्रहलाद सिंह पाटिल। आपका कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ जो है कल्चर एंड टूरिज्म। तो वो कौन है? प्रहलाद सिंह पाटिल। अब प्रहलाद जो था वो मोह, मतलब मोह से दूर था, क्योंकि उसे भक्ति का ज्ञान था।
तो मोह से आएगा दामोह, तो कॉन्स्टिट्यूंसी और पलासी पाटिल की क्या हो जाएगी, दामोह, ये हो जाएगी आपकी उत्तर प्रदेश। ठीक है, दामोह ये आपकी हो जाएगी क्या, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले देखिए, इंडियन पोस्ट हेडक्वार्टर्स। तो इंडियन पोस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस। तो इंडियन पोस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। तो इंडियन, वैसे इसमें आगे लिख नहीं रखा पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो ये आपका है इंडियन पोस्ट। ठीक है, तो केवल पोस्ट की ही बात की जा रही है, जहाँ पे पोस्ट किए आप सभी ने लेटर पोस्ट किए होंगे। तो इंडियन पोस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इंडियन पोस्ट का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, सिंपल। जहाँ भी पोस्ट आ जाए ना, जैसे पोस्ट अगर आपसे पूछा जाए पोस्ट पेमेंट बैंक पोस्ट, तो आपका उसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन पोस्ट। तो इंडियन पोस्ट के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आप याद रखेंगे घोष। ठीक है, अरुंधत्य घोष, अरुंधत्य घोष। इसको कैसे याद रखेंगे, डायरेक्टर जनरल कौन है, पोस्ट किसने किया, घोष ने। पोस्ट किसने किया, घोष ने। पोस्ट किसने किया, घोष ने। घोष ने पोस्ट किया, तो घोष से आएगा अरुंधत्य घोष। ठीक है, अरुंधत्य घोष आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन पोस्ट का कौन हो जाएगा, अरुंधत्य घोष। ठीक है, पोस्ट किसने किया, लेटर पोस्ट किया घोष ने। घोष से आएगा घोष, और घोष की उसका प्रणाम क्या है, अरुंधत्य घोष, अरुंधत्य घोष। ठीक है, ऐसे आप अच्छी तरीके से याद करते जो है अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में जो बच्चे नहीं हैं उनको जरूर जो है और लग रहा होगा कि क्या है ये छोटी सी चीज़ कैसे याद रखेंगे, लेकिन आप देखेंगे ना जब जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा ना, और जब कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो आप वो भी भूल जाएंगे। तो ये जो ट्रिक्स है ना उससे याद रहेगा कि पोस्ट किसने किया, घोष ने। घोष से आएगा घोष, अरुंधत्य घोष जो है डायरेक्टर जनरल है किसका, इंडियन पोस्ट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने क्या बताया, पोस्ट से कोई कुछ भी क्वेश्चन है जैसे पोस्ट पेमेंट बैंक या पोस्ट, तो वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको दिखाई देगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्या क्या आ रहा है, देखिए यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क। ठीक है, तो जो यूनाइटेड नेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क जगह है, और न्यूयॉर्क जगह कहाँ पे पड़ते हैं, यूनाइटेड स्टेट में। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप सभी पहले से पढ़ते आ रहे होंगे जो करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपका है न्यूयॉर्क जो है आपका यूनाइटेड स्टेट में। वो तो यहीं से पता लग जाएगा, यूनाइटेड का मतलब ये यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, यूनाइटेड नेशन फाउंड कब हुआ, तो यूनाइटेड नेशन जो है 15 अगस्त 1945। तो हमारा जो इंडिया जो है फ्री कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। उससे 2 साल पहले ही यूनाइटेड नेशन की जो है स्थापना की गई थी, जिसने जो है भारत की आज़ादी में थोड़ा सा सहयोग जरूर दिया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन तो ये आपका गया 1945, और ये यूनाइटेड नेशन में 4 लोग हैं। आप ऐसे मैं लर्न करने का ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशन में 4 लोग हैं, 4 से बनेगा 24, 4 का 24, और 24 आपका बन जाएगा अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945। ध्यान रखना ये सन जरूर पूछता है, सिंपल पूछ देगा यूनाइटेड नेशन जो है कब जो है फाउंड हुआ, तो आप आपसे पूछेगा डायरेक्ट 1945 सन दे देगा, या फिर दे देगा 24 अक्टूबर, मतलब 24 अप्रैल, इस तरीके से। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन का फाउंड हुआ, यूनाइटेड नेशन फाउंड हुआ, यूनाइटेड नेशन में 4 मेंबर थे, 4 का 24, और 1947 से पहले ही 2 साल पहले ये जो है बना था, तो 1945 में, तो 24 अक्टूबर 1945 में स्टैब्लिश हुआ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, यूनाइटेड नेशन से सेक्रेटरी जनरल। तो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। ये सभी बहुत ही आम बात है। इफ यू आर डेली प्रैक्टिसिंग ऑफ द करंट अफेयर्स, दैट इज दिस पोर्शन इज दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू यू, दैट द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, द एंटोनियो गुटेरेस। मतलब कि आपने जो है एंटोनियो गुटेरेस का नाम बहुत बार सुना होगा, इसलिए ये बहुत ही नॉर्मल है, इसमें कोई ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल है आपका कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है, बात समझ आई। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क आपका जो है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में ही है। यूनाइटेड नेशन जो है कब फाउंड हुआ, तो मैंने आपको बताया 4 का 24, 4 का 24, तो 24 अक्टूबर 1947 से 2 साल पहले 1945 में। यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल कौन है, मतलब सहयोगी, तो सेक्रेटरी जनरल है आपका कौन, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, आई होप आप सभी को। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर जो है दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये है आपका यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, बात समझ आ रही है। और आपको पीडीएफ की कोई चिंता नहीं करनी है, जिन जिनको पीडीएफ चाहिए और जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप बताया, आप उसमें लिख देना सर मेरे को पीडीएफ चाहिए, मैं उनको जो है फ्री में सेंड कर दूंगा, आपको इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अब हम यहीं रखते हैं, क्योंकि अब हम लोग सेकंड स्लाइड पे जाने वाले हैं। ये रही हमारी सेकंड स्लाइड। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या कह रहा है। अगला देखिए क्या कह रहा है। अब क्या आ रहा है, सेंट्रल विजिलेंस। अब देखो क्या है, 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में जितने जितने भी स्टैटिक वाला क्वेश्चन आया ना, वो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपका हेल्प करेगा। अब देखो क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है कौन इस समय, है संजय कोठारी। कौन है इस समय, इस समय है संजय कोठारी। तो कैसे याद रखेंगे, आपने महाभारत में देखा ना, विजिलेंस मतलब कि देखने के लिए किसको बुलाया गया, धृतराष्ट्र नहीं, उसकी आंखें तो अंधी थी, तो उसने देखने के लिए किसको बुलाया था, तो उसने संजय को बुलाया था। संजय संजय की दिव्य दृष्टि थी, तो वो देख सकता था। तो संजय के पास क्या थे, विजुअलाइज करने की पावर थी, देखने की शक्ति थी। तो इसलिए आपका जो है विजिलेंस जहाँ भी आ जाए तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, तो आप क्या बताएंगे, संजय, क्योंकि संजय के पास देखने की पावर थी। तो विजिलेंस विजिलेंस की पावर किसके पास थी महाभारत में, तो संजय के पास। तो आप क्या बताएंगे, सेंट्रल जो है विजिलेंस कमिश्नर कौन है, तो ये तो ये है आपका भाई संजय कोठारी, ठीक है। तो जो विजिलेंस कमिश्नर इस समय कौन है, वो है संजय कोठारी, ठीक है। चलिए अगला क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर फॉर्म्ड। अच्छा, सेंट्रल विजिलेंस जो है कमिश्नर फॉर्म कब हुआ, तो ये आपका हुआ फरवरी 1964 में, फरवरी 1964 में, ठीक है। विजिलेंस और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, महाभारत। महाभारत आप जानते हैं कि बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो महाभारत कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो जैसे संजय के आपने रिलेट किया महाभारत से, महाभारत कब बनी, अगर आप मान सकते हैं तो, मतलब मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ बट लेकिन महाभारत 1964 में ही बनी होगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पुरानी है, ठीक है। तो 1964 की ये बनी है। तो 1964 इस्टेब्लिश कब हुआ, फरवरी 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर फॉर्म कर। देखो भाई, मैं आपको जो है यहाँ पर चीज़ें रिलेट करके बता रहा हूँ, तो रिलेट करने से क्या होगा कि आप इसे याद रख सकते हैं। बाकी आपको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, आपका भाई यहाँ पे बैठा है और अच्छी चीज़ों को अच्छे से लर्न कराने के लिए, बस यही है। मैं जानता हूँ कि आपको हर जगह से PDF प्रोवाइड हो जाते हैं, लेकिन लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, वही मैं यहाँ पे लर्न करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मेरे साथ बने रहिए। अगले देखिए, अगला क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है, विजिलेंस करने की पावर कहाँ पर है, जो है न्यू दिल्ली में। तो विजिलेंस कमिश्नर हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको मिलेगा, न्यू दिल्ली में, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड सिविल एविएशन। तो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है, तो राइट आंसर है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। आप देखो इसको याद कैसे रखोगे, दीप कहाँ पे जलाते हो, यहाँ पे याद रखो। देखो हरदीप से दीप कहाँ जलाते हो, हाउस में जलाते हो। तो दीप कहाँ जलाओगे, हाउस में। तो दीप से आ जाएगा हरदीप सिंह पुरी। सिंपल, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स और सिविल एविएशन का मिनिस्टर कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। बात समझ आ रही है। हरदीप सिंह पुरी को हमने कैसे याद रखा, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ, एक लंबी सी लाइन देगा और लास्ट में पूछ लेगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड सिविल एविएशन का मिनिस्टर कौन है, तो आप क्या बताएंगे, हरदीप सिंह पुरी। क्या बताएंगे आप उसको, आप बताएंगे उसको हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। मैंने कैसे बताया, हाउसिंग अर्बन अफेयर्स और आपका जो है सिविल एविएशन। तो हाउसिंग से क्या है याद रखेंगे, हाउस में क्या जलाते हैं, दीप जलाते हैं, दीप, दीपावली के दिन दीप जलाते हैं। तो दीप से आपका क्या हो जाएगा, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। क्या हो जाएगा, दीप से आ जाएगा आपका हरदीप सिंह पुरी, ठीक है भाई। तो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो है, आप देखिए नाम वैसे देखने से लग रहा ही है अमृतसर, और अगर नहीं तो फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, हरदीप सिंह पुरी, हरदीप, हरदीप। हरियाली आपको कहाँ देखने को मिलती है, साफ सफाई जो है कहाँ देखने को मिलेगी, अमृतसर में जो हरदीप है, ठीक है। या फिर ऐसे याद रखो, हरदीप, हरादीप, हरादीप जो है, हरादीप अमृत के समान होता है। आप ऐसे याद रखो, हरादीप अमृत के समान होता है, तो हो जाएगा अमृतसर, ठीक है। हरादीप अमृत के समान होता है। हरादीप से ऐसे याद रखो, हरदीप से हो गया, हरादीप कहाँ जलाते हैं, हाउस में। तो हाउस हो गया हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी। और हरादीप जो है, हरादीप, हरादीप आपको जो है कहाँ देखने को मिलेगा, अमृतसर में, ठीक है। आप ऐसे याद रखो, हरादीप, हरादीप जो है अमृत का प्रतीक होता है। हरादीप जो है किसका प्रतीक होता है, हरदीप जो है प्रतीक होता है अमृत का। तो हरदीप से आ जाएगा क्या आपका, अमृतसर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, अमृतसर। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो विजिलेंस कमिश्नर इस समय कौन है, तो विजिलेंस करने की पावर संजय में थी, तो संजय
कोठारी। अगला आता है विजिलेंस कमिश्नर का फॉर्म हुआ। तो विजिलेंस देखिए, मैंने इसको महाभारत से रिलेट किया था, तो आप मेरे साथ बोलते रहिए, जहाँ पर भी हैं आप मेरे साथ बोलते रहिए। तो विजिलेंस जो है विजिलेंस कमिश्नर फॉर्म कब हुआ? फरवरी 1964 में, क्योंकि महाभारत करीब करीब हमें पता नहीं, लेकिन हम रिलेट कर रहे हैं ताकि हम चीज़ों को याद रख सकें। ठीक है, 1964। अगला आता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, विजिलेंस करने की पावर न्यू दिल्ली में है, क्योंकि ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्योंकि राजभवन भी वहीं पर है। तो अगला देखिए, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर सिविल एविएशन। हाउसिंग से डायरेक्ट याद रखो, दीप दिलाएंगे, दीप से आगे हरदीप सिंह पुरी, और हरादीप अमृत के समान होता है, तो अमृतसर जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है हरदीप सिंह पुरी की। ठीक है, बात समझ आ रही है? अर्बन अफेयर्स सिविल एविएशन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर शायद प्रॉब्लम आ रही होगी। ये हाँ, तो ये देखो, ये यहाँ पे अमृतसर कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, अगला ये है अगला सेट। अगला सेट ध्यान से देखिए, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखो ध्यान से, अब देखो क्या है, द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इज़ अ वॉलेंटियर बेस्ड। अब देखो इसमें क्या है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे ना, जो मेरे भाई बहन हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, उनको क्या रहेगा, ये इंग्लिश देखकर ही उन्हें डर लगेगा। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत ही आसानी से, जो मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ ना, जो समझने का एक तरीका, वो बहुत ही आसान है। आप सभी मेरे भाई बहन जो अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, डेफिनेटली अभी देखना, तो अभी देखते जाओ, जब मैं ये पूरा करा दूंगा। और इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद अगर आपसे कोई पूछे, डेफिनेटली आप बता देंगे। एक बार देखो उसे। ठीक है, चलो, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका भाई यहाँ पे बैठा है। ठीक है, चलिए। द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इज अ वॉलंटियर बेस्ड ह्यूमैनिटेरियन एजुकेशन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन बेंगलुरु। तो एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, देखो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि जीने की कला। ठीक है, देखो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, तो आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या हो गया? जीने की कला। और उसके लिए एक फाउंडेशन बनाया गया ताकि लोगों को जीने की कला का मतलब बोध कराया जाए, उन्हें बताया जाए कि जीना मतलब कैसे जिया जाए इस दुनिया में। ठीक है, तो उसके लिए एक फाउंडेशन बनाया गया, और ये फाउंडेशन बेंगलुरु में है इस्टेब्लिश। ये फाउंडेशन कहाँ पर है? बेंगलुरु में इस्टेब्लिश है। और ये नॉन गवर्नमेंटल है, मतलब ये गवर्नमेंट का कोई आधिपत्य नहीं है इस पर। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन एक नॉन गवर्नमेंटल है और ह्यूमैनिटेरियन है, हमेशा लोगों की सहायता करती है, उन्हें जीने के सलीके बताती है। और इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में है। तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन आपको कहाँ पे मिलेगी? ये आपको बेंगलुरु में मिलेगी। हाँ, इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1981 में। और किसने की थी? बाय रविशंकर ने। ठीक है, बाय रविशंकर ने, बाय श्री रविशंकर ने जो है इस्टेब्लिश किया था 1981 में। तो आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि आर्ट ऑफ लिविंग आपसे पूछा जाएगा, आर्ट ऑफ लिविंग जो फाउंडेशन है उसको स्टैब्लिश किसने किया? आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। तो आर्ट ऑफ लिविंग, तो जीने का तरीका कौन बताते हैं? शिव भगवान बताते हैं। तो आप याद रखेंगे रविशंकर। क्या याद रखेंगे? रविशंकर। ठीक है, और कब 1981 में। ठीक है, कब? 1981 में स्टैब्लिश किया था रविशंकर जी ने। और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का बेंगलुरु में। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल है, क्योंकि सभी को शिक्षा प्रदान करती है कि जिया कैसे जाए। ठीक है, 1981 रविशंकर जो है फाउंडर है, और बेंगलुरु में इसका जो है हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्या आता है? अगला आता है गोवा की कैपिटल। गोवा की कैपिटल क्या है? देखो, तो गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा की कैपिटल क्या है? तो गोवा की कैपिटल है आपकी पणजी। ठीक है, ये तो सिंपल है, इसमें मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग जो है यू ऑल आर वेरी मच फैमिलियर विद द कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट। ओके, तो गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल है आपकी पणजी। और सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो गवर्नर ऑफ गोवा कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। और चीफ मिनिस्टर, अभी देखो मैं अभी इसको ठीक बताऊंगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। अब इसको ऐसे ध्यान रखो, जब भी गो आती है, जैसे हम गौ को लेकर आते हैं तो सावन आता है। गौ को जब हम घर में लेकर आते हैं तो सावन आता है। गौ को जब हम घर में लेकर आते हैं तो सावन आता है। सावन से बनेगा सावंत। चीफ मिनिस्टर कौन है? सावंत, प्रमोद सावंत। तो एक छोटे से नाम से आपको पूरा नाम याद आ जाएगा, प्रमोद सावंत। और प्रमोद सावंत आया। ठीक है, और प्रमोद किसको लेकर आया? अपने साथ भगत को लेकर आया। प्रमोद अपने साथ भगत को लेकर आया गाय की पूजा करने के लिए। जब हम गाय को घर में लेकर आए तो उस समय सावन आया, और सावन से आया सावंत, प्रमोद सावंत। और प्रमोद जो है अपने साथ भगत को लेकर आया गाय की पूजा करने के लिए। ठीक है, और गाय की पूजा करने के लिए भगत को लाया, तो भगत सिंह कोश्यारी जो है गवर्नर हो गया। ठीक है,
बात समझ आई। गोवा की कैपिटल मैंने बताई, गोवा की कैपिटल क्या होगी, पणजी हो गई। गोवा के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बारे में डाउट था कि हम इसे कैसे याद रखेंगे, तो मैंने बता दिया गौ से आ जाएगा। गौ को जब आप घर में लाएंगे तो सावन आएगा, सावन से बनेगा सावंत, तो आएगा प्रमोद सावंत। प्रमोद अपने साथ किसको लेकर आया, भगत को लेकर आया, तो भगत से आपका क्या बनेगा, भगत सिंह कोश्यारी, गवर्नर ऑफ द गोवा। ठीक है, चलिए गोवा स्टेट। आगे बात समझ आई। आगे देखिए अगला क्या आ रहा है आपका, गुजरात चीफ मिनिस्टर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, विजय रूपाणी। अभी आप देखते जाइए आपका भाई क्या क्या कमाल दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर क्या है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी। ठीक है, अगला क्या है आपका, गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो गुजरात, ठीक है, गुजरात, ठीक है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं आपके विजय रूपाणी। और गुजरात के गवर्नर कौन है, तो गुजरात के जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। इसको याद कैसे रखेंगे, देखो गुजरात, गुजरात, रात, रात को देव लोग नहीं होते। रात, रात को आपको पता है ना, मतलब हिंदू माइथोलॉजी में देखोगे तो ऐसी कहानी आपको सुनने को मिलती है, भले ही सच ना हो, देखा नहीं किसी ने, लेकिन हाँ कहानियां तो हैं। ठीक है, तो रात को क्या होते हैं, देव लोग नहीं होते, रात को राक्षसों का राज ज़्यादा होता है, तो इसलिए रात को आसुरी शक्ति ज़्यादा हो जाती है, तो देव नहीं होते। तो देव से क्या हो जाएगा, गुजरात, रात को देव नहीं होते, देव से आएगा देवव्रत। तो आचार्य देवव्रत जो है गवर्नर ऑफ गुजरात हो गए। चीफ मिनिस्टर क्या है, विजय रूपाणी। बहुत आसान है। ठीक है, तो और हमेशा ऐसे याद रखो, देव हमेशा विजय रहते हैं। तो अगर देव से आप कर सकते, देखिए रात को देव नहीं होते, देव से आएगा देवव्रत, तो आपका देवव्रत कौन सा आएगा, आचार्य देवव्रत। और देव हमेशा विजय रहते हैं, तो विजय रूपाणी। तो विजय रूपाणी आपका जो है चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे गुजरात के। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बन जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कौन होंगे, विजय रूपाणी। और गवर्नर ऑफ गुजरात कौन बन गए, रात को देव नहीं होते, तो देव से बनेगा देवव्रत, आचार्य देवव्रत, गवर्नर ऑफ गुजरात। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के जो है सीएम आप सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो इसको मेरे ख्याल से यस ऑफ कोर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप ज़्यादा सुनते हैं, लखनऊ तो आप जानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ के बारे में आप जानते हैं। अगर जानना, अगर आपको आपके लिए मे बी जो फैमिलियर नहीं है करंट अफेयर से, I am talking about only those students, those my brothers, the brother and sister, those are not familiar with the current affairs, daily current affairs. So that's why it means Anandiben Patel is very much different from for those my brothers and sisters. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वहाँ आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, आनंदीबेन पटेल। अभी आप ऐसे भी याद रखो, योगी ऐसे याद रखो, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। योगी, योगी याद रहता है, योगी कौन है, भगवान शिव है। योगी कौन है, भगवान शिव है। तो योगी हमेशा आनंद में रहते हैं, आनंद से क्या बनेगा, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की कैपिटल तो आप जानते हो लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम के बारे में आप सभी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ है। योगी कैसे रहते हैं, आनंद में रहते हैं, तो आनंद से आएगा आनंदीबेन पटेल, वहाँ के गवर्नर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला सेट हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल किनारे था। ठीक है ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे छिप रहा है, तो इसको मैं आपको, ये थोड़ा हाइड हो रहा है, मैं इसको थोड़ा जो है बाद में आपको शो कर दूंगा। ठीक है, चलिए आप फोकस करिए पढ़ने पर। देखिए जितना मैं बता रहा हूँ आप यहीं पे याद कर लेंगे, अगर अच्छे से जो है जितना मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसी तरीके से अगर आप समझते जाने तो डेफिनेटली आपको एक ही वीडियो में जो है क्लियर हो जाएगा, जो है 26 to 31 के स्टैटिक। क्योंकि कई बार स्टैटिक जो है ज़्यादा पूछी जाती है, आपको पता नहीं है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्या रहा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, तमिलनाडु की कैपिटल आप सभी जानते हैं चेन्नई है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, इडप्पडी के पलानीसामी है। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। अभी आप जानिए जानिए केवल, ठीक है। और तमिलनाडु के जो है स्टेट डांस क्या है, वो है भरतनाट्यम। ठीक है, अब इसे देखो कैसे याद रखेंगे। तमिलनाडु की कैपिटल आप सभी जानते हैं, आई होप मैं आप सभी से ये आशा करता हूँ कि आप सभी को तमिलनाडु की कैपिटल पता ही होगी आसानी से। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, इडप्पडी के। अब ऐसे याद रखो, तमिलनाडु, नाडु से याद रखो, नाडु से आडू, आडू यानी कि लाडू, आडू लाडू, लाडू आपने लड्डू बनाने के लिए दिया। लड्डू कितने, एक लड्डू बनाने के लिए दिया, एक से बनेगा इडप्पडी के पलानीस्वामी। और एक लड्डू बनाने के लिए दिया, बनवाने के लिए दिया, बनवाने से बनेगा बनवारी लाल पुरोहित। बनवाने से बनेगा क्या, बनवारी लाल पुरोहित। आपने क्या है, तमिलनाडु, नाडु से बनेगा अड्डू, लड्डू, लड्डू। ठीक है, तमिलनाडु से तमिलनाडु अड्डू, या फिर ऐसे नाडू लाडू, नाडू लाडू, लाडू से बनेगा लड्डू, और लड्डू आपने एक बनवाने के लिए दिया, एक से बनेगा इडप्पडी के पलानीस्वामी जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। और एक बनवाने के लिए दिया, इसलिए बनवारी लाल पुरोहित आपके जो है गवर्नर हो जाएंगे। अब देखो कैसे याद रखेंगे,
तमिलनाडु, तमिलनाडु का स्टेट डांस क्या है? नाट्यम। नाडु से आ जाएगा नाट्यम, तो भरतनाट्यम। नाडु से आ जाएगा नाट्यम, एन से नाडु और एन से नाट्यम, तो नाडु नाट्यम भरतनाट्यम, नाडु नाट्यम भरतनाट्यम। तमिलनाडु का स्टेट डांस क्या हो गया? भरतनाट्यम। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अगले देखिए क्या क्या कह रहा है। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, केरला का चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन, ठीक है। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो केला, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, केला, इसको ऐसे याद रखेंगे के तो आपको याद रखना है के पी, इसको याद रखना है के पी, ठीक है। केला के बारे में याद रखना है के पी। के से आ जाएगा केला, के से हो जाएगा खान, आरिफ मोहम्मद खान। केवल एक आपको नाम याद रखना है, बाकी पूरा नाम ऐसे याद रख लेंगे। के से हो जाएगा खान, के से केला, के से खान, आरिफ मोहम्मद खान हो गया गवर्नर, पी से हो गया पिनराई विजयन, ठीक है। तो के पी आपको याद रखना है। केरला के बारे में के पी याद रखना है। पहले की का, पहले यहाँ पे जो पहला किया उसका मतलब है केला, दूसरे की का मतलब खान जो कि गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और तीसरा है आपका पी से आएगा पिनराई विजयन जो कि चीफ मिनिस्टर है केरला का। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे अभी तो आप देखते जाइए। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, ओडिशा का चीफ मिनिस्टर कौन है? ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। ओडिशा की जो है कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और ओडिशा का गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, ठीक है। ओडिशा के, अभी मैं एयरपोर्ट्स को भी आपको याद करना बताऊंगा, पहले आप इसको देखो। चीफ मिनिस्टर ओडिशा कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा की कैपिटल, ये तो आपको याद है। मैं आई होप आप सभी से ये जो है एक्सपेक्ट तो ये कर सकता हूँ कि आप सभी को ओडिशा की कैपिटल पता हो। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। तो चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। आप ऐसे याद रखो। उड़ीसा, उड़ीसा मतलब ओडिशा बोलते हैं ना, उड़ीसा। आप ऐसे पढ़िए उड़ीसा, उड़ीसा। उड़ने के लिए नई उड़ान, हर किसी को एक नई उड़ान उड़नी है। हर कोई व्यक्ति नई उड़ान उड़ना चाहता है। और कैसे? जब वो नई उड़ान भरेगा तो कैसे याद रखेगा कि पहले क्या बोलेगा? श्री गणेशाय नमः। पहले वो क्या बोलेगा? पहले वो बोलेगा श्री गणेशाय नमः, है कि नहीं? पहले वो बोलेगा श्री गणेशाय नमः। तो उड़ने से पहले तो उड़ेगा, एक नई उड़ान भरेगा। नई से बनेगा आपका नवीन पटनायक। नई से क्या बनेगा आपका? नई से बनेगा नवीन पटनायक। और नई उड़ान भरेगा और क्या बोलेगा? श्री गणेशाय नमः। गणेशाय नमः से क्या आ जाएगा आपका? गणेशी लाल, ठीक है। बात समझ आई? चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, ओडिशा से आप क्या ध्यान रखेंगे? ओडिशा उड़ान, नई उड़ान। नई से बनेगा नवीन पटनायक जो कि चीफ मिनिस्टर हो गए। और नई उड़ान जो है श्री गणेशाय नमः का नाम लेके जो है शुरू करेगा, तो इसलिए गणेशाय नमः के नाम से आपका क्या हो जाएगा? गणेशी लाल। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। भुवनेश्वर आप सभी जानते हैं। अब देखो क्या है, एयरपोर्ट्स को कैसे याद रखेंगे। एयरपोर्ट्स ऑफ ओडिशा कौन कौन से हैं? बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, झारसुगुडा। एक तो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अच्छा, जो बीजू पटनायक है वो इंटरनेशनल है, बाकी सब आपके नेशनल लेवल के हैं, मतलब उड़ीसा के ही है। तो बीजू पटनायक एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और झारसुगुडा एयरपोर्ट जो है एक नॉर्मल है, स्टेट लेवल का है वो। राउरकेला एयरपोर्ट, जयपुरे एयरपोर्ट और सावित्री जिंदल एयरपोर्ट। अभी देखो इसको कैसे याद रखेंगे जो कि एक ही लाइन में आ जाएंगे। आप इसको ऐसे याद रखो क्या कि बीजू ने झाड़ू से, बीजू ने झाड़ू से, ऐसे याद रखो। देखो, बीजू ने झाड़ू से राउरकेला बनाया। बीजू ने झाड़ू से राउरकेला बनाया और बोलने लगा क्या? जय सावित्री। और बोलने लगा क्या? जय सावित्री। कैसे मैंने बताया? बीजू ने, ये वाला पोर्शन, बीजू ने झाड़ू से राउरकेला बनाया और बोलने लगा जय सावित्री। और बोलने लगा क्या? जय सावित्री। बीजू ने झाड़ू से राउरकेला बनाया। मेरे साथ बोलिए, बीजू ने झाड़ू से राउरकेला बनाया और बोलने लगा जय सावित्री, ठीक है। तो बीजू से आपका क्या आएगा? बीजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और झाड़ू से क्या आएगा? झरसुगुडा एयरपोर्ट हो गया। बीजू ने झाड़ू से जो है क्या बनाया? राउरकेला। तो राउरकेला एयरपोर्ट भी कहाँ पे बिलोंग करेगा? उड़ीसा में। और उसके बाद क्या है? और बोलने का क्या? जय। तो जय से आएगा जयपुरे एयरपोर्ट। और क्या बोलने का? सावित्री। तो सावित्री से आएगा सावित्री जिंदल एयरपोर्ट, ठीक है। तो एयरपोर्ट के पूरे नाम तो आपको पता नहीं चाहिए, शॉर्टकट में आप ऐसे याद रख सकते हैं। बीजू ने झाड़ू से राउरकेला बनाया और बोलने लगा जय सावित्री। तो बीजू से आएगा बीजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उसके बाद आपका आएगा बीजू ने झाड़ू से, तो झरसुगुडा एयरपोर्ट आ गया। फिर तीसरा आपका आ गया राउरकेला बनाया, तो राउरकेला एयरपोर्ट। उसके बाद और बोलने लगा जयपुर, जय सावित्री, तो जयपुरे एयरपोर्ट और सावित्री जिंदल एयरपोर्ट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आई होप आप सभी को अपने भाई की ये ट्रिक्स जो है अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी और आप चीज़ों को लर्न कर पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए, मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ, बहुत से बच्चे, मेरे बहुत से भाई बहन हैं जो ये सोच रहे हैं कि अरे कुछ नहीं है ब्रदर, हम याद कर लेंगे। तो देखो, आप याद तो कर लेंगे, लेकिन जब ये कंटेंट बहुत सारा हो जाएगा ना, तब कन्फ्यूजन शुरू होगा। तो अगर आप इस ट्रिक के थ्रू याद रखते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको बाद में भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, उस समय भी आप धड़ल्ले से बताओगे आंसर, ठीक है। चलो
आगे देखते हैं। अगला साइड देखो, अगला साइड क्या कह रहा है। अच्छा, हाँ, मैंने यहाँ कहा था, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो छिप रहा है वो मैं आपको बता दूंगा। ये देखो, ये लोग जो लोग नोट्स बना रहे हैं, जो मेरे भाई बहन नोट्स बना रहे हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। झरसुगुड़ा एयरपोर्ट है, राउरकेला, जयपुर और जयपुर एयरपोर्ट और सावित्री। ठीक है, आई होप। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सेट की ओर। चलिए अगला सेट देखिए, अगला सेट क्या कह रहा है। तो अगला सेट देखिए क्या कह रहा है। अगला सेट कह रहा है द हेडक्वार्टर्स ऑफ FATF। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF की फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF की फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मेरे साथ बोलिए आप। FATF की फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। द हेडक्वार्टर ऑफ FATF। FATF की फुल फॉर्म क्या है? FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। द हेडक्वार्टर ऑफ FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज इन पेरिस। ठीक है, आप इसे ऐसे याद रखो, फाइनेंशियल एक्शन ट्रांसफर। फाइनेंशियल मतलब पैसा, और पैसा किसके पास रहता है? परी के पास। परी से आएगा पेरिस, फ्रांस। ठीक है, तो हेडक्वार्टर ऑफ FATF, हेडक्वार्टर ऑफ FATF या फिर फैट एफ भी बोल सकते हैं, फैट एफ। तो हेडक्वार्टर ऑफ FATF कहाँ पर है? तो कैसे याद रखें? FATF की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, फुल फॉर्म तो डेफिनेटली आएगी, उसमें आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जो FATF है, इसमें पहले एफ का मतलब क्या है, दूसरे एफ का जो है मतलब क्या है। तो फटाफ में आपका क्या आएगा? फटाफ यानी कि फाइनेंशियल, पहले एफ का मतलब है फाइनेंशियल, दूसरा फिर फाइनेंशियल एक्शन, फिर टास्क, देन लास्ट एफ का मतलब है फोर्स। तो फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियल पैसा किसके पास रहेगा? परी के पास। तो हेडक्वार्टर कहाँ बताएंगे? परी मतलब पेरिस, फ्रांस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है। FATF वाज फाउंड इन जुलाई 1989। ठीक है, तो फटाफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कब बनी? 1989 में, जुलाई 1989 में। तो फटाफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कब बनी? तो जो है जुलाई 1989 में। जुलाई एकम 90, ऐसे याद रख सकते हैं, एकम 90। जो फटाफ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कब बनी? 1990 में, मतलब एकम 1989 में। तो जुलाई 1989 में कब बनी? जुलाई 1989 में। अगर आपको सन याद है तो सिंपल सन से ही काम हो जाएगा, जुलाई 1989 में। ठीक है, जुलाई 1989 में। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो अभी आपको पता चल गया कि फटाफ के बारे में क्या बताया। फटाफ की फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, और जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फाइनेंशियल मतलब मनी, और मनी किसके पास रहेगा? परी के पास। परी से आएगा पेरिस, फ्रांस, इसका हेडक्वार्टर है फटाफ का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 1990 से एकम 1989 में। जुलाई जुलाई 1990 से एकम 1989 में। ठीक है, ऐसे याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है देखिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो है इमरान खान। ये तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही नॉर्मल है ये, बहुत ही मतलब कि कॉमन है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन कौन हो गया? तो ये आपका हो गया इमरान खान। कौन हो गया? इमरान खान। अगली हम बात करते हैं, देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इसको आप ऐसे रिलेट करके रखिए, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में आप ऐसे याद रखिए, इमरान। इमरान और आरिफ, आरिफ दोनों भाई हैं। इमरान और आरिफ दोनों भाई हैं, इमरान और आरिफ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इमरान है और ये आरिफ है। तो रिलेट करके रखोगे तो ज़्यादा याद रखेगा। इमरान का भाई कौन है? आरिफ। इमरान का भाई कौन है? आरिफ। तो प्राइम मिनिस्टर कौन बन गया? इमरान खान। और उसका जो भाई है वो बन गया प्रेसिडेंट। भाई कौन था? आरिफ। तो आरिफ अलवी। आरिफ अलवी जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। आरिफ अलवी क्या हो जाएगा? आरिफ अलवी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। अगली हम लोग बात करते हैं कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। अगली हम लोग बात करते हैं, अगले देखिए क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। बहुत ही कॉमन है और आसानी से आप याद रख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है शेख हसीना। कैपिटल आप सभी जानते हैं बांग्लादेश की ढाका है, और ढाका है ना। कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। ठीक है, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कौन हो गया? तो ये तो बहुत आसान है, इसको इसकी मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं अपने आप। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, बंगाली हंसते ही रहते हैं, बंगाली हंसते रहते हैं। तो बंगाली हंसते रहते हैं, बांग्लादेश जो है हसीना, शेख हसीना। बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेशी लोग या फिर बंगाली लोग हंसते रहते हैं, तो हसीना। बांग्लादेश से आएगा शेख, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी? ढाका। और जो है कैपिटल हो जाएगी ढाका, और करेंसी क्या हो जाएगी? टका। तो ये बहुत ही आसान है, करेंसी ध्यान रखना, करेंसी आती है टका। ठीक है, अगली देखिए, अगली क्या कह रहा है, सेशल्स। सेशल्स SEYCHELLES। तो सेशल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। तो ऐसे याद रखो, विक्टोरिया, विक्टोरिया की सास, विक्टोरिया की सास, विक्टोरिया, क्योंकि सेशल्स बोलते हैं ना हम इसको, सेशल्स मतलब सास,
तो हम अपनी चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम तोड़ मोड़ सकते हैं। तो विक्टोरिया, विक्टोरिया की सास कौन है? विक्टोरिया की सास, सास से बनेगा सेशल्स। तो सेशल्स की कैपिटल क्या होगी? आपकी विक्टोरिया। सेशल्स की कैपिटल क्या होगी? विक्टोरिया। सेशल्स की करेंसी क्या होगी? रुपये, क्योंकि सास वर्ड जो है इंडिया में चलता है तो इसलिए रुपी चल गया, ठीक है। तो रुपी, तो सेशल्स की करेंसी क्या होगी? रुपी। सेशल्स किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो अफ्रीका में। किस में आता है? अफ्रीका में, ठीक है। ये आता है अफ्रीका। तो ये बहुत ही कॉमन है और अभी तक मैंने एक भी जो है कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं कराया है, तो आपका कन्फ्यूजन बनता ही नहीं है। तो आप सिंपल याद रख सकते हैं, you can very this is very easy to learn, that is I have spoken only the one continent in this session। इस सेशन में मैंने अभी तक के सेशन में मैंने आपको केवल एक ही कॉन्टिनेंट के बारे में बताया है, तो सेशल्स कॉन्टिनेंट। तो सेशल्स कॉन्टिनेंट आपका क्या हो जाएगा? अफ्रीका, ठीक है। चलिए, तो आपका भाई थोड़ा इंग्लिश भी बोलने की कोशिश कर रहा है, मैं भी थोड़ा आ जाए, ठीक है। चलिए, तो सेशल्स के बारे में क्या हो जाएगा आपका? सेशल्स जो है कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो वो है अफ्रीका। तो सेशल्स की कैपिटल क्या होगी? तो सेशल की कैपिटल होगी, क्योंकि सास विक्टोरिया की सास से बनेगा सेशल्स। सेशल्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? विक्टोरिया। और सास है तो इंडिया में चलता है, तो करेंसी क्या हो जाएगी? सेशल्स की रुपी हो जाएगी। और सेशल्स कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो अफ्रीका, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस किया है, तो if I have discussed with you the continent with the Seychelles, so it means this is very most important, so focus on this point, okay। इस पॉइंट को थोड़ा फोकस करना है आपको। सेशल्स किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो अफ्रीका में, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी आपको बताया फटाफ, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर मैंने कहाँ पे बताया? फाइनेंशियल पैसा परी के पास रहता है, परी फ्रांस हो गया। और उसका जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था? जुलाई 1990 से 1989 में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैंने बताया, इसको ऐसे याद रखो, इमरान और आरिफ जो है दोनों भाई हैं। इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, आरिफ अलवी जो है प्रेसिडेंट बन गया। पाकिस्तान की कैपिटल होगी इस्लामाबाद। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, बंगाली लोग हंसते रहते हैं, शेख हसीना हो गया। और कैपिटल ढाका और करेंसी टका हो गई, ठीक है। सेशल्स के बारे में बताया मैंने, विक्टोरिया की सास। तो सेशल्स की कैपिटल क्या होगी? विक्टोरिया। और सास है तो इंडिया में चलता है, तो सेशल्स की करेंसी क्या चलता है? क्या होगी? रुपी हो जाएगी। करेंसी क्या हो जाएगी? रुपी हो जाएगी। सेशल्स किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो सेशल्स कॉन्टिनेंट में आता है अफ्रीका में। सेशल्स किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये आता है अफ्रीका में, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब अगला सेट आपके सामने आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला सेट है, चलिए 36 मिनट का ये सेशन बना है। वैसे मुझे कहीं जाना है अभी, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला सेशन ले लेता हूँ इसको, आपको बस ये वाला सेट नंबर 7 तक, ठीक है। सेट नंबर 7 तक मैं इसको ले रहा हूँ। चलिए बाकी का मैं इसके बाद में करा दूंगा, सेकंड पोर्शन में करा दूंगा, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपके पास वीडियो आ जाएगा। देखो क्या है नाटो। नाटो क्या है? नाटो देखो क्या है, नाटो का हेडक्वार्टर क्या है? नाटो। तो ये है नेशनल अथॉरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल अथॉरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेशनल अथॉरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अथॉरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो आप इसको याद कैसे रखोगे? नाटो। नाटो लोग, जो नाटी लोग होते हैं ना, उनको बैल बजाने में दिक्कत होती है। जो नाटी लोग होते हैं ऐसे याद रखो, ये जो आप देख रहे हो नाटो, नाटे लोगों को बैल बजाने में दिक्कत होती है। नाटे जो लोग होते हैं, नाटे लोगों को बैल बजाने में दिक्कत होती है। तो नाटो से क्या आ जाएगा? बेल्जियम। नाटो लोगों को बैल बजाने में दिक्कत होती है, तो ये आपका आ जाएगा बेल्जियम, ठीक है। ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान आपको ये रखना है कि जो नाटे लोग हैं, नाटे लोगों को जो है बैल बजाने में दिक्कत होती है, तो नाटो। और नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल अथॉरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल अथॉरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अथॉरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अथॉरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने चैनल में बोला, आपको भी मेरे साथ ही बोलना है, ठीक है, जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नाटो नाटो लोगों से बैल नहीं बजती, तो बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम आपका इसका जो है हेडक्वार्टर है नाटो का, ठीक है। अब आगे देखिए, नाटो का चेयरमैन इस समय कौन है? तो नाटो जो है एक मिलिट्री कमेटी है। नाटो एक मिलिट्री कमेटी है, और इसका जो है चेयरमैन कौन है? तो एयर चीफ मार्शल जो है स्टुअर्ट पीच है। स्टुअर्ट पीच, आप इसको कैसे याद रखो? देखो नाटे लोग जो है अभी स्टार्ट ही हुए हैं मिलिट्री में आना। नाटे लोग जो है अभी मिलिट्री में आना स्टार्ट ही हुए हैं, तो स्टार्ट से क्या आप समझ जाओगे? स्टुअर्ट पीच, ठीक है। नाटो के बारे में मैंने क्या बताया आपको? नाटो का जो चेयरमैन है, नाटो एक तरीके से मिलिट्री कमेटी है, और मिलिट्री कमेटी है तो इसका जो है एयर चीफ मार्शल जो है स्टुअर्ट पीच रखा गया है। तो कैसे याद रखेंगे? तो इसका जो है
चेयरमैन कौन है, नाटो का चेयरमैन कौन है, तो नाटो का जो चेयरमैन है कौन है, नाटो लोगों ने अभी मिलिट्री मैंने स्टार्ट किया है, तो नाटो मिलिट्री कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, स्टार्ट ही किया है तो स्टुअर्ट पेज जो है चेयरमैन है नाटो का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, मेंबर कंट्री ऑफ नाटो। नाटो की मेंबर कंट्री कितनी है, तो नाटो के पास जो मेंबर कंट्री है वो है आपके 30। नाटो के पास मेंबर कंट्री कितनी है, वो है 30। और ये फाउंड कब हुआ, तो ये फाउंड हुआ 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को। ये फाउंड कब हुआ, ये फाउंड हुआ आपका 4 अप्रैल 1949 को। फाउंड कब हुआ, ये फाउंड हुआ 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। अब देखो क्या है, मेंबर कंट्रीज ऑफ नाटो। नाटो के पास मेंबर कंट्री कितनी है, तो नाटो लोग इसलिए कम ही रहेगा, तो कितने देर बताओगे। नाटो के पास मेंबर कंट्री है 30 और फाउंडेड ये जो है कब बना, तो नाटो आपका नेशनल अथॉरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बना, तो ये आपका बना। अब देखो नाटो में 4 लेटर है, तो 4 के हिसाब से 4, और जो है नाटो को आपने इस्टेब्लिश किया तो अप्रैल बना, और 1950 गणतंत्र दिवस से ठीक 1 साल पहले, गणतंत्र दिवस से ठीक से 1 साल पहले नाटो इस्टेब्लिश हुआ था 1949 में। कितने लोगों ने मिलकर किया था, आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 लोगों ने, क्योंकि नाटो में 4 लेटर है, तो मतलब लर्न करने के लिए कह रहा हूँ मैं डेट, क्योंकि कई बार जो है मेरे भाई बहन कुछ ऐसे हैं जिनकी शिकायत बार बार आती है कि सर जो है डेट लर्न नहीं होती, ठीक है। तो ये उसी के लिए नाटो में 4 लेटर है, 4 से आएगा 4। नाटो की स्थापना आपने की थी, तो इसलिए 4 अप्रैल, और गणतंत्र दिवस से 1 साल पहले तो 1949, तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। बात समझ आई, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया नाटो लोग जो है बैल बजाने में दिक्कत होती है उन्हें, तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, नाटो का हो गया बेल्जियम ब्रुसेल्स, ठीक है। बेल्जियम कंट्री ऑफ ब्रुसेल्स उसकी जो है वो है कैपिटल है, ठीक है। नाटो के चेयरमैन कौन है, तो मैंने क्या बताया, नाटो एक मिलिट्री कमेटी है। नाटो में जो है नाटो की जो मिलिट्री में नाटो लोगों का आना जो है स्टार्ट हुआ है, तो इसका क्या, स्टुअर्ट पीस, ठीक है। अगली हम लोग क्या बात करेंगे, मेंबर कंट्रीज ऑफ नाटो। नाटो की मेंबर कंट्रीज कितनी है, नाटो में जो मेंबर कंट्रीज है वो है 30 है, ठीक है। नाटो में मेंबर कंट्रीज कितनी है, नाटो में मेंबर कंट्रीज है आपकी 30। और ये नाटो कब फाउंड हुआ, तो मैंने क्या बताया था, नाटो से 4 लेटर, उसमें 4 से 4, और आपने स्टेब्लिश किया नाटो को तो 4 अप्रैल गणतंत्र दिवस से 1 साल पहले 1949, 4 अप्रैल 1949, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, गुनिया, ठीक है। गुएन, ठीक है। गुनिया, तो गुनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इब्राहिम कशोर फवाना। तो सिंपल याद रखो, गुनिया से बना गुना, अगर कोई गुनाह करेगा तो उससे फना करना पड़ेगा, मतलब उसका दुख झेलना, पता नहीं फना का मतलब क्या आता है, बस मैंने ये सुना है, पिक्चर में सुना है, तो शायद मूवीज में, ठीक है। तो गुनाह किया है तो फना करना पड़ेगा, गुनाह किया है तो उसका पश्चाताप करना, शायद पश्चाताप होगा इसका आंसर, ठीक है। मतलब तो गुनाह क्या है तो उसका जो है उसको फना करना पड़ेगा, फना का मतलब हो गया फोफना, तो इसलिए गुनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए, फोफना, ठीक है। फोफना, इब्राहिम कशोरी फोफना, ठीक है। गुनिया की कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो कॉनक्रा, ठीक है। तो देखो गुनिया मतलब गुनाह किया इंसान, जो अच्छा इंसान रहता है वो गुनाह करने के बाद रोने लगता है, तो गुनाह करने के बाद रोने लगा तो पूछने लगे कौन कराए कर रहा है भाई, कौन कराए, ठीक है। गुनाह करके एक ईमानदार इंसान रोने लगा तो लोगों ने पूछा भाई कौन कराए कर रहा है, कौन कराए, तो आ जाएगा कौन कराए, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कौन कराए, ठीक है। अगले क्या है, गुनिया की करेंसी क्या है, तो गुनिया की करेंसी है फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक। अब फ्रैंक कैसे याद रखोगे, फना से आएगा फ्रैंक, कैसे याद रखोगे आप, देखो तीनों को मैं ज्वाइन करके बताता हूँ। गुनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, अभी मैंने बताया गुनाह किया है तो उसे फना करना पड़ेगा, फना से आएगा इब्राहिम कसारी फोफना, फना से आएगा फ्रैंक जो है हो जाएगी करेंसी, किसकी हो जाएगी फ्रैंक करेंसी, तो ये करेंसी हो जाएगी गुनिया की कैपिटल क्या है, गुनिया की कैपिटल हो जाएगी, गुनाह किया है और लोगों ने पूछा कौन क्राई कर रहा है, तो कौन कराए, तो कौन कराए इसकी जो है कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, बस आप अपने भाई के साथ लगे रहिए, आपका भाई सारा याद करा देगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, बोलीविया। बोलीविया की कैपिटल क्या है, बोलीविया की कैपिटल है लापाज, ठीक है। बोलीविया की कैपिटल क्या है, लापाज और सुक्रे, ठीक है। लापाज सुक्रे, 2 कैपिटल है, लापाज सुक्रे, ठीक है। अभी मैं याद कराऊंगा आपको, बोलीविया की करेंसी क्या है, बोलीवियानो, तो बोलीविया की करेंसी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलीविया की करेंसी बोलीवियानो, ठीक हो, ठीक है। तो बोलीविया की करेंसी क्या होगी, बोलीवियानो। बोलीविया की कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट में आता है, ये दूसरा है, बस ये दूसरा, ये 2 ही है, सेशल्स अफ्रीका का था, और बोलीविया जो किस कॉन्टिनेंट में आता है, साउथ अमेरिका में। बोलीविया किस कॉन्टिनेंट में आता है, बोलीविया आता है साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अब देखो क्या, ऐसे याद रखो, बोलीविया की कैपिटल बोलीविया, बोला आपने, बो से आ जाएगा बोलीविया, ला से आ जाएगा लापाज,
और ला पाज, ठीक है, और ला पाज। तो उसे ला पाज करके आपने क्या करा, बोला और आपने शुक्रिया कहा। बोला कहा, आपने क्या करा, आप इसको ऐसे समझिए, आपने बोला और शुक्रिया कहा, ठीक है, शुक्रिया ऐसे याद रखिए। बोला शुक्रिया क्या था, बो से आपका आ जाएगा बोलीविया, और ला से आएगा लापाज, और शुक्रिया से आ जाएगा आपका सुक्रे, ठीक है। तो बोलीविया की दो कैपिटल है, एक लापाज है और एक सुक्रे, एक लापाज एक सुक्रे है। बोलीविया की करेंसी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। बोलीवियानो जो है करेंसी है बोलीविया की। अगली हम लोग बात करते हैं, बोलीविया किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, तो बोलीविया किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, साउथ अमेरिका के, ठीक है। बोलीविया की अगर मैं बात करता हूँ तो बोलीविया किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, तो बोलीविया आता है आपका किसके कॉन्टिनेंट के अंतर्गत, तो ये आपका आता है साउथ अमेरिका के, ठीक है। तो बोलीविया जो है, बोलीविया के बारे में बात करते हैं। बोलीविया जो है किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, बोलीविया आता है साउथ अमेरिका के, ठीक है। बोलीविया कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका के अंडर में आता है। बोलीविया कॉन्टिनेंट जो है साउथ अमेरिका के जो है अंडर में आता है, ठीक है। तो बोलीविया कहाँ पड़ता है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये 44 मिनट का सेशन हो गया है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, अच्छा मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। तो एक्चुअली हम 7 पोर्शन तक कर चुके हैं। तो ये आपके, हाँ, 7 6 13, तो 7 के बाद आपके पास 6 स्लाइड्स हो रहे हैं, और 6 स्लाइड्स आपके पास हो रहे हैं, और उन 6 स्लाइड्स में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो उन 6 स्लाइड्स को भी मैं आपको करा दूंगा 26 से 31 अक्टूबर के बीच का जो स्टैटिक था। तो जितना मैंने कराया है ना, जितना मैंने स्टैटिक आपको कराया है, लर्न कोशिश की है कि आप इन ट्रिक्स के माध्यम से चीज़ों को अभी ही, मतलब जब देख रहे हो तभी सीख जाओ। कोशिश मेरी ये है, और देखते हैं ये कोशिश कितनी कारगर होते हैं। आप मेरे को कमेंट में बताइए कि ये आप कितना मतलब लर्न कर पा रहे हैं, कितना चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं, चीज़ें आपको याद रह पा रही है, नहीं रह पा रही है, ठीक है। तो मेरा काम बस यही है, आपके भाई का बस केवल इतना ही काम है कि आपको याद कराना है, करंट अफेयर्स आपको याद कराना है, स्टैटिक याद कराना है, सब चीज़, फाइनेंशियल अवेयरनेस, सब चीज़ लेके चलूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी आप सभी बताइए मेरी कोशिश कैसी लगी, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।